जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में फॉरेस्ट गार्ड में जो फर्स्ट शिफ्ट 16 फरवरी 2020 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तराखंड जीके के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिपीट के साथ साथ वो क्वेश्चन जहां से पूछे गए थे आपके उन टॉपिक्स के जो अदर फैक्ट्स हैं उन सबको कवर करने वाला है। ये वीडियो आपके लिए फॉरेस्ट गार्ड के साथ साथ आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा और अच्छे से जो टॉपिकों को जो ट्रिक फंडा दिया जाएगा उसको भी आप साथ साथ याद करते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची होती है उसमें फूलों की घाटी को कब शामिल किया गया? तो फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया गया था। अब यूनेस्को की जो फूलों की घाटी को शामिल तो 2005 में कर लिया, फूलों की घाटी कहाँ है और फूलों की घाटी के महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हैं उन सबको अब अच्छे से रीड करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फूलों की घाटी के बारे में लिख दिया है। फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1952 में होती है और यूनेस्को की जो सूची में इसको शामिल किया जाता है 14 जुलाई 2005 को। ये क्वेश्चन उसने पूछा है तो स्थापना भी पूछ सकता है। तो इसकी खोज किसने की थी? फ्रैंक एस स्माइथ। तो फूल जो होते हैं, फूल से स्मेल आती है ना, इंसान फ्रैंकली बोलता है, स्माइल करता है तो स्मेल आती है एक अच्छी सी फूलों से। तो स्मेल ने खोज की है कब? 1931 में। ये ऑस्ट्रेलिया के पर्वतारोही है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो नर और गंधमार्दन जो पर्वत हैं चमोली में, उन दोनों के बीच में फूलों की घाटी स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पर्वतारोही जो एस स्माइल हैं इसका उल्लेख किस में मिलता है? द वैली ऑफ फ्लावर में मिलता है। इनके द्वारा इसकी तुलना आयरलैंड से की गई है। तो खुशबू आती है, आयरलैंड से तुलना की गई है। किसने की है? फ्रैंक एस स्माइथ ने। फूलों की घाटी से गिरकर ही एक मार्गेट लैंग है, उनकी मृत्यु 1939 में हो जाती है। मार्गेट लैंग की जो है टांग टूट जाती है गिरकर। स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को क्या बोला गया है? नंदकानन। नंदकानन किसको बोला गया? फूलों की घाटी को किस में बोला गया है? स्कंद पुराण में। और जो कालिदास की मेघदूतम है, इंपॉर्टेंट रचना है कालिदास की मेघदूतम है, उसमें फूलों की घाटी को क्या बोला गया है? अलका बोला गया है। क्या बोला गया है? अलका। अन्य नाम पूछा आपसे, ये क्वेश्चन बन चुका है। फूलों की घाटी का इनमें से कौन सा नाम नहीं है? तो बैकंड भी है, भंड्यूर घाटी भी है, गंधमार्दन भी है, पुष्पावली भी है और फ्रैंक स्माइथ घाटी भी है। ये सभी इसके नाम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल यदि पूछे आपसे नेशनल पार्क का 87.50 किलोमीटर स्क्वायर है। 87.50 किलोमीटर स्क्वायर है। ये राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? फूलों की घाटी है जो चमोली में है। और नष्ट होने का जो कारण इसका बन सकता है वो अमेला या नटग्रास बन सकता है। ये आपको फैक्ट में ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। यदि अन्य फैक्ट की बात करें विश्व विरासत स्थल के बारे में, नंदा देवी जिसकी स्थापना 1982 में होती है, 1982 में इसकी स्थापना होती है और जो इसको यूनेस्को में शामिल किया जाता है वो 1988 में शामिल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नंदा देवी। उसके बाद फूलों की घाटी अभी बताया मैंने 2005। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल किसको घोषित किया गया था? कुंभ मेले को। कब किया गया था? 7 दिसंबर 2017। तो कुंभ मेले में रल जाते हैं ना, खो जाते हैं तो खतरा रहता है, तो 7 दिसंबर 2017 को इसको शामिल किया गया था। रम्माण जो प्राकृतिक धरोहर है, रम्माण को कब शामिल किया गया? 2 अक्टूबर 2009। रस रम्माण नौ की आवाज़ आ रही है, 2009 में किया गया था। विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो ये देहरादून में खोला गया है। कब स्वीकृति मिलती है इसकी? 2014 में और उद्घाटन किया जाता है इसका 2018 में। यदि आपसे पूछे विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र कहाँ पर है तो ये आपके देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सांगलेस की प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सांगलेस की प्रशस्ति कहाँ से मिली है? ये लाखामंडल से मिली है। लाखामंडल से मिली है कौन सी? सांगलेस की प्रशस्ति। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है उनको देखते हैं। तो जो सांगलेस प्रशस्ति है ये सांगलेस वंश के बारे में बताती है, जो लाखामंडल शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो सांगलेस प्रशस्ति लाखामंडल से मिली है और लाखामंडल शिलालेख है। लाखामंडल शिलालेख में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो सांगलेस वंश की जानकारी मिलती है जो 5वीं सदी का था। इसी से जानकारी क्या मिलती है हमें? जो राजकुमारी ईश्वरा है उसका शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? लाखामंडल के पास से मिला है। इसी लेख में यदुवंशी राजाओं की राजधानी सिंहपुर बताई गई है। तो यदुवंशी यादव वंशी जो राजा थे उनकी राजधानी क्या बताई गई है? सिंहपुर बताई गई है। ध्यान रखेंगे आप इन पॉइंट्स का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई? तो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में लागू की गई थी, 1874 में। यदि पूछे अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब होती है? अल्मोड़ा जेल की स्थापना आपकी 1872 में होती है। 72 में 7-2 नहीं तो जेल में डाल देंगे, 7-2 नहीं तो जेल में डाल देंगे। अल्मोड़ा जेल 1872, राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874। और जबकि आपसे पुरानी अल्मोड़ा जेल पूछे तो वो 1816, ये नई अल्मोड़ा जेल है और ये पुरानी 1816 की है। 1874 में पुलिस राजस्व व्यवस्था जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हिम ज्योति फाउंडेशन का देहरादून का क्या उद्देश्य है? जो हिम ज्योति फाउंडेशन है देहरादून में, ये तो आपको एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हिम ज्योति फाउंडेशन कहाँ है? देहरादून में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या था? मेधावी छात्राओं की उत्तम व्यवस्था के लिए इस फाउंडेशन को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन बैराज विहार का संबंध किससे है? तो आसन बैराज विहार का संबंध किससे है? ये चिड़ियाओं से है, चिड़ियाओं से संबंधित है। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। अब आपको थोड़ा सा फैक्ट जानना है, जो रामसर कन्वेंशन है वो 1971 में होता है आर्द्र भूमि के लिए। रामसर कन्वेंशन 1971 में होता है। भारत शामिल होता है 1982 में। और उत्तराखंड का जो पहला रामसर कन्वेंशन था वो 2020 में बना था। कौन सा? आसन वेटलैंड, आसन वेटलैंड। और देश का 38वां था, देश का 38वां उत्तराखंड का पहला 2020 में बना है आसन वेटलैंड। इसका एरिया 444.4 हेक्टेयर स्क्वायर में फैला है। इसमें साइबेरियन पक्षियों का सरागाह भी कहते हैं, साइबेरियन पक्षियों का। तो पक्षियों के लिए जाना जाता है कौन? आसन वेटलैंड। आसन वेटलैंड जो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र भी है उत्तराखंड में 2005 में बनता है। कहाँ पे है? देहरादून में है। झिलमिल आप ध्यान रख सकते हैं, हरिद्वार में है। पावलागढ़ जो आपका नैनीताल में है, ये आपको याद भी कराया, जैसे पलक होती है ना, पलक नैनों पे ही तो होती है, पलक नैन, ये हो जाएगा। नैना देवी बर्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व है, 2015 में बना है। ये 600 पक्षियों का निवास स्थान भी है। कहाँ पर है? नैनीताल में। तो नैना देवी कहाँ है? नैनीताल में। ये सारे इसके फैक्ट्स आपको अच्छे से याद कर लेने एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना वर्ष 1901 में हुई थी। अब गढ़वाल हितकारिणी सभा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो गढ़वाल की समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 19 अगस्त 1901 को। आपको केवल सन याद करना था, 19 अगस्त 1901 को इसकी स्थापना की गई थी। अदर जो आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ते चलेंगे। 1884 में सरोला सभा की स्थापना की गई थी, जो एक जाति आधारित सभा थी। ब्राह्मणों का सामाजिक उत्थान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। यदि आपसे पूछे ब्राह्मणों का सामाजिक उत्थान करने के लिए किसकी स्थापना की गई? सरोला सभा की स्थापना की गई थी। जैसे सिखों का रोड़ा हो जाता है ना, सिख 84 दंगे हुए थे ना, सन 84 के दंगे हुए थे। तो 1884 सरोला सभा आप ध्यान रखेंगे। गढ़वाल में सुधार जागृति का जन जागरण तक पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति हैं गिरजादत्त नैथानी, जो गढ़वाल यूनियन के सदस्य थे। इनके द्वारा 1902 में कोटद्वार से गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। 1905 देहरादून से गढ़वाली मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो आप दोनों ध्यान रखेंगे, जो गढ़वाल समाचार पत्र था उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? कोटद्वार से 1902 में। और गढ़वाली मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ हुआ? 1905 में देहरादून से हुआ था। तो आपको आसानी से ध्यान हो जाएगा। गढ़वाल हितकारिणी सभा 1901, 1902 में गढ़वाल समाचार पत्र, गढ़वाली मासिक पत्रिका 1905 देहरादून से, ये कोटद्वार से थी। ठीक है। उत्तराखंड की संस्कृति में ढुलो ढुसको ठुल खेल जो होता है वो किससे संबंधित है? एक पहाड़ी रामायण से संबंधित है। नेक्स्ट है न्योली क्या है? न्योली क्या है आपका? वन गीत, शास्त्रीय गीत, वाद्य यंत्र दोनों। तो ए और सी दोनों कर रहा है आपको, तो इस पे दोनों पे फोकस नहीं करना है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपको वन गीत के बारे में बता देता हूँ। न्योली क्या है? एक टाइप का वन गीत है। वन गीत पे पूरा लेक्चर आपको मिल सकता है, मिला हुआ है, डाल रखा है हमने यूट्यूब चैनल में, आप उसको भी देख सकते हैं। पूरे गीत के बारे में पूरी प्रोसीजर को समझाया है। तो वन गीत या वन्य गीत किसको बोलते हैं? जो जंगलों में गाए जाते हैं। न्योली क्या है? एक श्रृंगार गीत भी है, श्रृंगार गीत है, जबकि वाद्य यंत्र नहीं है। न्योली एक श्रृंगार गीत भी है और वन गीत भी है। जो दूड़ा या चूरा क्या होते हैं? वरद भेड़ चढ़ाव द्वारा युवाओं को सिखाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उन्हें दूड़ा या चूरा गीत भी बोलते हैं। ये स्वयं प्रथा के रूप में गाया जाता है। कृषि गीत किन्हें बोलते हैं? जो कृषि कार्य हेतु कृषि कार्य करते समय गाए जाते हैं, जैसे गुड़ेल और हुड़कियाँ। जैसे दो बैल होते हैं, चल रहे होते हैं, तो हुड़की देते हैं ना उनको, हाँ हाँ बराबर करके, गुड़ेल, ये दोनों क्या है? कृषि गीत है। वन गीत क्या हो जाएगा? न्योली। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बाकी मैंने ट्रिक से पूरी वीडियो को, गीत को कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन थे? तो परमेश्वर गौड़ थे। गढ़वाली फिल्म है ना, तो गौड़ गढ़वाली के थे। और यदि आपसे पूछे मेघा आ, जो कुमाऊनी फिल्म थी, मेघा आ के
जो है निर्देशक कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में गठित किया गया? तो आपको याद रखना 1839 में पूरे उत्तराखंड में जो कुमाऊं था उसको 2 मंडल में बांट दिया, यानी कि 2 जिले बना दिए गए, एक तो गढ़वाल और एक कुमाऊं। तो कब करा गया था ये काम? 1839 में। यदि ये भी आपको याद नहीं है किसका गठन कब हुआ है जिलों का, वो भी वीडियो जो है प्ले लिस्ट में पड़ी है, आप उसको दे सकते हैं। अच्छे से ट्रिक से आपको सब चीज़ें कवर कराई गई है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? तो ये आपके 2005 में किया गया था, आप इसको ध्यान रख लेंगे। उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 2005 में किया गया था। कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? तो हिमालय में कामेत भी पड़ती है, माउंट एवरेस्ट भी पड़ती है, नंदा देवी भी पड़ती है। तो हिमालय की जो चोटियाँ उनको भी कवर करा दिया गया, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन गुरु शिखर जो अरावली की जो है सर्वोच्च चोटी है, अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, ये आपकी हिमालय में नहीं आती है, क्योंकि अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये इससे अलग है, ये हिमालय में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, बालगंगा किसकी सहायक नदी है? तो बालगंगा किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की सहायक नदी है बालगंगा। सहायक नदियों पर भी ट्रिक बना दी गई है, आप उनको भी कवर कर सकते हैं, सबका फंडा आपको सेट करा दिया जाएगा। बालगंगा किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्ता शासन प्रणाली की शुरुआत कब होती है? तो उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में होती है। स्वायत्त 16 1916 में इसकी शुरुआत की गई थी। निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं? तो अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसका अल्मोड़ा अखबार का ही पोस्टमार्टम कर लेते हैं। अल्मोड़ा अखबार से जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको कवर करते हैं। तो ये हो गया जी आपका अल्मोड़ा अखबार। अब इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, यदि आपसे पूछे कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र का प्रथम अखबार कौन सा था? अल्मोड़ा अखबार। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अल्मोड़ा अखबार अल्मोड़ा से छपता था कब? 1871 से। प्रथम संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। अल्मोड़ा के जो प्रथम संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत थे, अल्मोड़ा से छपता था 1871 में। क्योंकि इस अखबार की शुरुआत होने का श्रेय डिबेटिंग क्लब को जाता है। डिबेटिंग क्लब की यदि आपसे स्थापना पूछे तो 1870 में होती थी। इनके संरक्षक भीम सिंह थे। कौन थे? भीम सिंह। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। 1871 में अल्मोड़ा अखबार बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा निकाला जाता है। अब 48 वर्ष तक ये जीवित रहने वाला पहला स्वदेशी अखबार था। 1871 से शुरू हुआ, 1918 तक ये समाप्त हो जाएगा। तो पहला स्वदेशी था। अब इसका सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूछा गया है, 10 नंबर था। कितना था? 10 था। पायनियर के समकालीन इसको जो है अखबार को माना जाता है। संयुक्त प्रांत का यदि आपसे पूछे, संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में जब हम शामिल थे, संयुक्त प्रांत का हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? वो भी अल्मोड़ा अखबार था। अब इसके संपादक कौन कौन रहे हैं? बुद्धि बल्लभ पंत भी रहे हैं प्रथम संपादक, फिर मुंशी इम्तियाज अली भी बने, जीवंत जोशी भी बने, सदानंद सनवाल भी बने हैं, और विष्णुदत्त जोशी भी बने हैं, बद्रीदत्त पांडे भी रहे हैं। लास्ट में यही थे बद्रीदत्त पांडे, 1913 में बने थे। जो उस टाइम इनकी प्रचार संख्या 50 से 1500 हो गई थी, लेकिन 1918 में लोमस के कारणों के छापने के कारण इसको बंद कर दिया गया। लेकिन ये तब भी नहीं रुके। बद्रीदत्त पांडे ने क्या किया? 15 अक्टूबर 1918 को इस शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन स्टार्ट कर दिया। इसका पहला अंक देशभक्ति प्रेस से निकला था। आपको महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना है। शक्ति समाचार पत्र बद्रीदत्त पांडे ने निकाला 15 अक्टूबर 1918 को। अल्मोड़ा अखबार कब बंद हुआ? 1918 में बंद हुआ। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था? 10 था। संयुक्त प्रांत का हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? अल्मोड़ा अखबार है। अल्मोड़ा अखबार के प्रमुख संपादक कौन कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवन जोशी और सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी और बद्रीदत्त पांडे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में अब अल्मोड़ा अखबार का संपादक कौन था? बुद्धि बल्लभ पंत भी है, मुंशी इम्तियाज अली भी है और जीवानंद जोशी भी है, लेकिन सिरदेव सुमन नहीं थे इसके संपादक। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्कोट वन्यजीव विहार किसको संरक्षित करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अस्कोट वन्यजीव विहार किसको संरक्षित करता है? तो ये कस्तूरी मृग की प्रजातियों को संरक्षित करता है। अब वन्यजीव विहार के बारे में जान लेते हैं। अब इनको याद करने के लिए एक ट्रिक लगाइए। गोविंद के कोट से बम निकला, गोविंद के कोट से बम निकला, तो गोविंद, फिर उससे के से ध्यान रखना है आपको केदारनाथ, कोट से ध्यान रखना है अस्कोट, से ध्यान रखना है सोना, बा से ध्यान रखना है बिनसर, माँ से ध्यान रखना है माउंटेन क्वेल। मंसूरी का पहला नाम माउंटेन क्वेल था या मसूरी। ने से नंदौर, न से नंदौर आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से जो आपको स्थापना ध्यान रखनी, कंटिन्यू 55, 72, 86, 87, 88, 93। तो ये मैंने याद भी कराई हुई है, आप उसको वीडियो को प्लेलिस्ट में भी जाकर दे सकते हैं। फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये था कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किससे संबंधित है? तो सर्वाधिक कस्तूरी मृग किसमें पाए जाते हैं? अस्कोट में। स्थापना होती है कब? 86 में। तो कोट में छेक, कोट में छेक। तो मैंने इसे ट्रिक करके याद कराया था आपको 86। और गोविंद, गोविंद बिंदी आ रही है तो 5-5 की बिंदी लगानी थी। केदारनाथ, जब इंसान कैद में हो तो उसका 7-2, 72। अब ये सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला है अस्कोट, कहाँ पर है? आपके पिथौरागढ़ में। सोना, सोन पापड़ी पौड़ी में है। इसकी स्थापना करती है, देखो सोना लिखोगे ना, सोना, तो ना जब बनाओगे 7 की तरह बनेगा ना सोना,
तो 1987 लास्ट में 7 आएगा। 301 किलोमीटर स्क्वायर के में एरिया में फैला हुआ है। दाढ़ी वाले गिद्ध किस में मिलते हैं? गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं। और नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य का नैनीताल चंपावत में फैला हुआ है। लास्ट वाला भी यही बना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 में महापाषाणकालीन समाधान की खोज की गई थी? तो महापाषाणकालीन 1956 में खोजा गया समाधान कौन सा था? मलारी था। मलारी गांव कहाँ है? चमोली में। नीति घाटी भी चमोली में, लेकिन आपको मलारी ध्यान रखना है। आप किसको याद कैसे करना है, उस फंडे पे चलते हैं। तो यह है हमारा मलारी गाँव। मलारी गाँव का है चमोली, तिब्बत से सटा हुआ है मलारी गाँव। मलारी गांव में जो 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने महापाषाणकालीन खोज की थी, तो वो स्थल भी कौन सा है? मलारी गांव है। यहाँ से क्या क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन मलारी गांव से, हजारों साल पुराने नरकंकाल मिले हैं, और कांसे का कटोरा मिला है, और 5.2 kg का एक सोने का मुखावरण यानी कि मास्क मिला है। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इंसान मालामाल कब होगा? जब उसके पास 5.2 kg का एक सोने का आवरण हो जाए, मास्क मिल जाए, तो मालामाल हो जाएगा। कांसे का कटोरा मिल जाए और उसमें रखा हुआ एक मास्क मिल जाए। नरकंकाल भी यहाँ हजारों साल पुराने मिले हैं, और मलारी मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से मिले हैं। और इसी के बारे में बोला है कि यहाँ से जो प्राप्त मिट्टी के बर्तन है वो पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है। यानी कि स्वात घाटी है जो पाकिस्तान की, उससे तुलना की गई है मलारी गाँव की मिट्टी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो आपको 4 बांध दिए हैं, इनमें से बताने कि कौन सा बांध यमुना पर है। यदि आप कोठार की बांध करें तो कोठार तो मैंने कोसी नदी पर बताया था, आपको याद कराया था। कोसी नदी पर कोठार बांध है। कालागढ़, काला कौन थे? राम गंगा नदी पर कौन सा बांध है? कालागढ़ बांध है। तो काले दिखते थे ना राम हल्के से। किसाऊ, मैंने बोला था कैसे आऊँ कि तेरी टांग टूट रही है, चल के आ। टोंस नदी, टांग टूट रही है, टोंस नदी। अब सूरीधार का मुझे नहीं पता था, लेकिन अब बचा तो ऑप्शन यही है, यमुना नदी पर कौन सा है? सूरीधार है। उसके बाद पृथक आपदा प्रबंध मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? उत्तराखंड था। अब इस पृथक आपदा मंत्रालय के बारे में पूरा डिटेल से जान लेते हैं। अब यहाँ इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है वो 2005 का है, लागू होता है जनवरी 2006 से। इंपॉर्टेंट है, अधिनियम कब का है? 5 का। लागू कब होता है? जनवरी 2006 से। आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। 27 सितंबर 2006 को इसने गठन किया है। तो आपदा प्रबंधन मंत्रालय के अंतर्गत यदि मॉडल की बात करें, मॉडल कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया के देश पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया के देश पर आधारित है। और यदि अन्य फैक्ट की बात करें जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है जो 2006 में गठित की गई थी, उसी की तर्ज पर या उसी की तरह एसडीआरएफ का गठन कब किया गया? 9 अक्टूबर 2013 को किया गया था। इंपॉर्टेंट है। डांडी माँ की कोदमा फिल्म जो है भूकंप संबंधी फिल्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में एसडीआरएफ के बारे में परीक्षावाणी में 12 जुलाई 2013 दिया गया है। ऑप्शन डिपेंड हो जाएगा। उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो राज्य आपदा प्रबंधन योजना है, यदि आपसे योजना पूछे तो योजना कब की है? जुलाई 2013 की है। जुलाई 2013 की योजना जुलाई 2013 की है। और यदि आपसे एसडीआरएफ का गठन पूछे 9 अक्टूबर 2013 का है। और यदि आपसे आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में बात करें 5 का, लागू होता है 6 में। और लागू करने वाला कौन से नंबर का राज्य है? पहले नंबर का राज्य है। ये मैंने बांध के बारे में बता दिया आपको। टिहरी बांध 260.5 मीटर सबसे ऊंचा है उत्तराखंड का बांध, भागीरथी नदी पर है। किसाऊ टोंस नदी पर है। लखवाड़ यमुना नदी पर है। जैसे खा बनता है ना, खा, ये जिसमें बीच वाला हटा दो तो यहाँ बचेगा, तो यमुना नदी पर कौन सा है? लखवाड़ बांध है। कोठार बांध कोसी नदी पर, सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी है? कोठार की है। दूसरी टिहरी की है, लेकिन सबसे ऊंचा कौन सा है? टिहरी है। आपको ध्यान रखना है। उसमें से फिर कालागढ़ पूछा था उसने ऑप्शन में। कालागढ़ 126 मीटर ऊंचा है, रामगंगा नदी पर। सूरीधार यमुना नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौफला क्या है? चौफला क्या है? एक टाइप का ये आपका नृत्य होता है। चौफला क्या होता है? आपका एक नृत्य होता है। नृत्य वाली ट्रिक्स में आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा नैनीताल में है ना, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो जीवित प्राणी का दर्जा किसको दिया है? जो उत्तरकाशी में है, गंगोत्री को जो है ये जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। तो आपका कफनी कहाँ है? ये कफनी आपके बागेश्वर में है। तो बाग में जाता है इंसान, ठंडा लगता है ना, तो कफ चढ़ जाती है। खटलिंग टिंग टीरी खटलिंग टा पढ़ो ना, टीरी। पिंडारी कहाँ आपका? बागेश्वर और पिथौरागढ़ में है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ दोनों में फैला हुआ है। और गंगोत्री कहाँ आपका? उत्तरकाशी में। गंगोत्री का अन्य देख लेते हैं ट्रिक से।
ऐसे तो ग्लेशियर आपको सभी पढ़ा दिए गए हैं। तो ग्लेशियर का नाम क्या है? बमक या हिमनद। बर्फ़ की जो नदियाँ होती हैं उनको बमक या हिमनद बोलते हैं, यानी कि ग्लेशियर भी बोलते हैं। उत्तराखंड में ग्लेशियर को हम दो क्षेत्र में पढ़ लेते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में। तो इधर गढ़वाल के कुछ जिले लिख दिए मैंने, इधर जो कुमाऊं के लिख दिए हैं। तो फिलहाल हम उत्तरकाशी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पूरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उत्तरकाशी में लिए ट्रिक लगाई थी, ओ डियर रानी बंदर को भी पता है गंगोत्री यमुनोत्री काशी में, यानी कि उत्तरकाशी में है। ओ डियर रानी या अरे डियर रानी। तो गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री यानी कि राज्य का सबसे बड़ा हिमनद या सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछे आपसे, गंगोत्री है। गढ़वाल का सबसे बड़ा पूछे या तो आपसे, तब भी गंगोत्री है। जो इसी को ही जीवित प्राणी का दर्जा प्राप्त ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री है। किसने दिया है? उत्तराखंड सर्वोच्च न्यायालय ने। कई हिमनदों से जुड़ा है, जैसे रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश मान, इनसे जो है हिमनदों से जुड़ा हुआ है। इसकी ऊंचाई 3900 मीटर तक है। डोकरियानी, अरे डियर रानी, तो डोकरियानी हो जाएगा उत्तरकाशी में। अरवा, अरे डियर रानी, तो अरवा हिमानी जिसकी क्या करती है पंचाकार है, ये भी कहाँ उत्तरकाशी में। यमुनोत्री ये भी उत्तरकाशी में है। और बंदरपूछ ये भी कहाँ आपका उत्तरकाशी में है। टिहरी का आप एक ध्यान रख सकते हैं, खटलिंग ग्लेशियर अभी बताया था मैंने, खटलिंग टी। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल भी कौन सी नदी है? खटलिंग नदी है, ये खटलिंग ग्लेशियर है। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग किस ग्लेशियर में देखने को मिलता है? हमें खटलिंग में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशीपुर उधम सिंह नगर में जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट यानी कि IIM की स्थापना कब हुई थी और किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? क्वेश्चन ये था। तो कहाँ पर है IIM? ये भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? काशीपुर में। काशीपुर कहाँ है? उत्तरकाशी, सॉरी उधम सिंह नगर जो जिला है उसमें है। और इसकी स्थापना कब होती है? देखो आई कितना बन गया? 11। तो 2011 में इसकी स्थापना होती है। अब पूछ रहा है आपसे पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो मैंने आई फिर लिख दिया। कितना है? 11। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ट्रिक फंडे से आसानी से आपको याद आ जाएगा। बंदरपूछ कहाँ स्थित है? अभी बताया ना आपको बंदरपूछ। बंदरपूछ और डियर रानी जो है बंदर को भी पता है। यमुनोत्री गंगोत्री कहाँ? उत्तरकाशी में है। तो उत्तरकाशी जिले में बंदरपूछ है। बंदरपूछ कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का जो जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान है वो कहाँ आपका? गोपेश्वर चमोली में है। गोपेश्वर चमोली में। अन्य संस्थान को एक नज़र और देख लेते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट संस्थान है। जैसे लोक संस्कृति संग्रहालय आपसे पूछे तो खुटानी भीमताल नैनीताल में है लोक संस्कृति संग्रहालय। यदि आपसे विज्ञान धाम पूछे देहरादून, IT पार्क पूछा गया था पुलिस में, देहरादून में है। जैव प्रौद्योगिकी IB पार्क कहाँ है? पंतनगर या पटवा डांगर जो नैनीताल वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो है IB पार्क स्थित है। सिल्क पार्क पूछा आपसे देहरादून है। हर्बल गार्डन कहाँ है? मुनि की रेती ऋषिकेश में। और जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ है आपका? गोपेश्वर चमोली में, जो अभी इसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को एक बार रिकॉल कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देघाट में जो उद्योग मंदिर आश्रम है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना ज्योतिराम कांडपाल ने की थी। उद्योग मंदिर में देखो उद्योग धंधे चल रहे हैं ना, उद्योग धंधे कांड होते रहते हैं, तो ज्योतिराम कांडपाल ने इसकी स्थापना की थी। अब यदि आपसे पूछे हिस्टोरिकल पॉइंट के देघाट का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? 37 व्यक्ति के बीच में हुआ था। 37 कौन है? इधर कुमाऊं में कौन था उस टाइम? कीर्तिचंद। 37 कीर्तिचंद और 37 जो है अजयपाल। पवार वंश कौन था? अजयपाल। पवार वंश का शासक अजयपाल 37 नंबर का शासक है। और इधर चंद्रवंश में कीर्तिचंद 37 नंबर का शासक है। कीर्तिचंद इसमें विजय हो जाता है, देघाट बॉर्डर जो इसमें तय हो जाता है। तो देघाट का युद्ध किसके बीच हुआ था? कीर्तिचंद और अजयपाल के बीच हुआ था। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि जो कुमाऊं और पवार वंश शासकों के बीच में देघाट का युद्ध होता है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष आपको पता है बुरांस है। लेकिन अब हमें उत्तराखंड के राज्य वृक्ष तो पूछ लिया इसने, बुरांस है। उत्तराखंड के जो राज्य प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। यदि उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्हों के निर्धारण की बात करें तो सरकार द्वारा 2001 में किया गया है। राज्य के चिन्हों में गोलदार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां हैं, ये भी पूछा जा चुका है। कितनी पर्वत चोटियां हैं? तो ये 3 पर्वत चोटियां हैं। 3 पर्वत चोटियां। बीच की चोटी में अशोक की लाट, ये अशोक की लाट लगी हुई है। नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और सबसे नीचे गंगा की कितनी लहरें हैं? 4 लहरें हैं। तो 4 लहरें कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, काली और रामगंगा। ये 4 नदियां हैं जो उत्तराखंड में नीचे जो है राज्य के चिन्ह में दर्शाई गई हैं। यदि आपसे पूछे राज्य के पशु कौन है? तो कस्तूरी मृग है, हिमालयन मस्क डेयर के नाम से जिसको जाना जाता है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है? मोनाल है, हिमालय का मयूर बोलते हैं। वृक्ष कौन सा है? बुरांस है। और पुष्प कौन सा है? ब्रह्मकमल है। पुष्प कौन सा है? ब्रह्मकमल। हिमालय पुष्पों का सम्राट कौन सा है? ब्रह्मकमल। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प बुरांस है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। हिमाचल व नागालैंड का राज्य पुष्प कौन सा है? बुरांस है। ध्यान रखेंगे आप इन दोनों चीज़ों का। यदि आपसे पूछे नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोनाल है। कौन सा है? मोनाल है। आलू इसका प्रिय भोजन होता है, ये भी पूछा जा चुका है। और संरक्षण कब दिया गया था इसको? 1972 में दिया गया था। 1972 में इसको संरक्षण दिया गया।
स्थानीय भाषा में ब्रह्मकमल को क्या बोला जाता है? कौलपदम। और महाभारत में क्या नाम मिलता है इसका? सुगंधित पुष्प मिलता है। ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां हैं? 24 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, जबकि पूरे विश्व में 210 प्रजातियां हैं। 210 प्रजातियां इसकी मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्तूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? कत्तूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? तो जो शासकों की राजभाषा थी वो संस्कृत थी। ना तो कुमाऊनी थी, ना गढ़वाली थी, ना हिंदी थी। क्या थी? संस्कृत थी। अब कत्तूरी शासकों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कत्तूरी शासकों में या कत्तूरी वंश के बारे में यदि आपसे पूछे, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है, या मध्य हिमालय का ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है, तो आपको कत्तूरी वंश जो है इसमें टिक करना है। या आपसे पूछे उत्तराखंड का स्वर्णकाल किसको बोला जाता है, किस वंश को बोला जाता है, तो कत्तूरी वंश को बोला जाता है। उत्तराखंड में जो स्थापत्य कला और मूर्ति कला की दृष्टि से उत्तराखंड का स्वर्णकाल कौन सा है, कौन से वंश का है? कत्तूरी वंश का है। कत्तूरी वंश में कितने परिवार ने शासन किया? 3 परिवार ने, 14 शासकों ने 300 वर्षों तक शासन किया है। प्रथम परिवार के संस्थापक बसंत देव थे। उनके बाद खरपरदेव वंश भी आता है इसमें। प्रथम संस्थापक आप किसको बोलेंगे? प्रथम परिवार के बसंत देव को। द्वितीय परिवार के संस्थापक कौन थे? निम्बर देव थे, जिसको सेकंड कत्तूरी वंश के संस्थापक भी बोला जाता है। तीसरा परिवार इसमें षोडशादित्य वंश था, जिसका संस्थापक कौन था? इच्छर देव था। ये भी क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में पूछा जा चुका है। और तृतीय परिवार या कत्तूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? सुबक्षीराज देव था, जो 14वें नंबर का शासक था। ये भी कनिष्ठ एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अंतिम यदि कत्तूरी शासक पूछे, वीरदेव या ब्रह्मदेव भी देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे षोडशादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सुबक्षीराज। और अंतिम कत्तूरी शासक वीरदेव या ब्रह्मदेव। अब आपसे पूछा था राजभाषा कौन सी थी कत्तूरियों की? संस्कृत थी। और लोक भाषा पाली थी। ये उपासक थे शिव बुध विष्णु के उपासक थे। इनकी कुलदेवी कौन थी? नंदा देवी कुलदेवी थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नंदा भगवती या नंदा देवी किनकी कुलदेवी थी? कत्तूरियों की कुलदेवी थी। यदि आपसे पूछे कत्तूरी काल में कुटिला क्या थी, तो कार्तिकेयपुर जो नरेश होते थे उनके अभिलेखों की लिपि को कुटिला लिपि कहा जाता था। खस अधिपति किसको बोलते थे? काव्य मीमांसा, राजशेखर की काव्य मीमांसा में कार्तिकेयपुर राजाओं का बोलबाला था और उनको क्या बोला गया था? खस अधापति बोला गया था। खस अधापति किसको बोला जाता था? कार्तिकेयपुर के जो राजा थे उनको बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन कब किया गया? तो ये गठन 2013 में किया गया था। अब हमें केवल 2013 नहीं याद करना है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में सारी चीज़ें जाननी है। और ये क्वेश्चन कहाँ से बनकर आया है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ मैंने इसकी ट्रिक भी बनाई थी। है गोविंद नंदा मूर्खों का राजगंता। टोटल नेशनल पार्क 6 हैं। तो इसमें पहला था हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में होती है। 1957 में इसको कॉर्बेट यानी कि वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क भी इसी को बोला जाता है। एशिया का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में होती है हेली नेशनल पार्क के नाम से। इसका क्षेत्रफल 520.82 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है और ये 2 जिलों में पौड़ी और नैनीताल जिलों में फैला है। इसका सर्वाधिक क्षेत्र जो है पौड़ी क्षेत्र में आता है। ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि जो हेली नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसका ज़्यादा क्षेत्र किस जिले में है? तो पौड़ी में है। कॉर्बेट का प्रवेश द्वार क्या बोला जाता है? डिकाला। डिकाला किसका प्रवेश द्वार है? कॉर्बेट का। इसके मध्य में पाटली दून, कॉर्बेट वाटरफॉल और पश्चिमी रामगंगा होकर बहती है। पश्चिमी रामगंगा बहती है, कॉर्बेट वाटरफॉल भी है और पाटली दून भी कहाँ है? हेली नेशनल पार्क या कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। इसके द्वारा भारत का पहला टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? भारत का पहला टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया? 1 नवंबर 1973 को घोषित किया गया था भारत का पहला टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट को साइलेंट जोन कब घोषित किया गया? तो अप्रैल 2012, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। कॉर्बेट को साइलेंट जोन कब घोषित किया गया? अप्रैल 2012 में घोषित किया गया। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया? 2013 में किया गया है। 2013 में। प्रोटेक्शन तेरे को भी प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। 2013। साइलेंट जोन, बाहर जाना है तो साइलेंट रहो। जोन। सर्वाधिक पर्यटन वाला नेशनल पार्क पूछा आपसे, कॉर्बेट है। उसके बाद राजा जी का नंबर आता है। तीसरा फूलों की घाटी है। 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कहाँ खोला गया था? वो भी किस में खोला गया था? जिम कॉर्बेट में खोला गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको सभी नोट कर लेने हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है? तो यशोधर जो मठपाल थे संगीत से रिलेटेड थे? नहीं। कविता से रिलेटेड थे? नहीं। कहानी से रिलेटेड थे? नहीं। चित्रकला से इनका जो रिलेशन मिलता है। किस विधा से थे? चित्रकला से। तो यशोधर मठपाल के बारे में कुछ फैक्ट्स को हम अभी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पढ़ लेते हैं जी में ही। उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा 108 कब प्रारंभ की गई? 108 2008 में। 108 2008 में शुरू की गई थी। भैकलताल और ब्रह्मताल के दर्शनीय स्थल कहाँ हैं? तो भैकलताल और ब्रह्मताल कहाँ पर हैं? चमोली में है। ये कहाँ पर है? चमोली में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट जो हिस्टोरिकल पॉइंट है यशोधर मठपाल के बारे में जान लेते हैं। हिस्टोरिकल पॉइंट में कुछ चीज़ें मैं आपको याद करा देता हूँ। जैसे हुडली, आपने एक हुड लिया और वह कैसा था?
हुड कैसा था, नीले रंग का था, नीले रंग का हुड था। तो शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग कहाँ पर किया गया है, जो हुडली है यमुना घाटी उत्तरकाशी में पड़ता है, वहाँ पर शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। पेट साल, जब इंसान का पेट निकल जाए तो मटसा बन जाएगा ना, मटसा। तो पेट साल अल्मोड़ा में है जो, उसकी खोज किसने की थी, यशोधर मठपाल ने। और इनका संबंध किससे था, चित्रकला से था। इस पेट साल में क्या होता है, नृत्य करते हुए मानव की आकृतियाँ दिखाई गई हैं। क्या दिखाई गई हैं, नृत्य करते हुए मानव की आकृतियाँ कहाँ से मिली हमें, जो कफरकोट अल्मोड़ा है वहाँ से मिली है, यानी कि पेटसाल अल्मोड़ा, ये भी अल्मोड़ा में है। कसार देवी की जो शैल चित्र हैं, 14 नर्तकों का चित्रण है, कश्यप पहाड़ी पर देखने को मिलता है। फिर यदि आपसे एक्स्ट्रा हिस्ट्री में पूछ ले, फल सीमा कहाँ पर है, ये भी अल्मोड़ा में। फड़कानोली कहाँ है, ये भी अल्मोड़ा में। मानव आकृति में योग और नृत्य करते हुए कहाँ दिखाया गया है, यार कहाँ से मिले हैं ये चीज़ें हमें, जो है फल सीमा से मिली है। इनकी खोज भी 1985 में किसने की है, यशोधर मठपाल ने की है। फल सीमा, और जब आपको सीना फुलाना है तो आप या तो योग और नृत्य कर रहे हो लगातार, तो आपका सीना फूलने लगेगा ना, हाफने लगेंगे। तो फल सीमा योग और नृत्य करते हुए मिले हैं, मानव मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, अल्मोड़ा से है। और फड़कनोला कहाँ पर है, उसकी खोज भी किसने की है, यशोधर मठपाल ने 1985 में की है। फड़कता है ना इंसान, फड़फड़ करने लगता है जब ज़्यादा योग नृत्य करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें हमारा ताल से संबंधित पूछा था, तो चमोली के ताल देख लेते हैं। जैसे रूपकुंड, जिसको हम रहस्य ताल भी बोलते हैं, कंकाली ताल भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है कंकाल देखने को मिलते थे। बेदनी भुग्याल से ही आगे है चमोली में। तो इंसान पे चमक कब आती है, जब रूप लटकने लगता है, तो चमक दिखती है ना, तो उसका रूप निखर के आता है। सतोपंथ सत्यपद ताल भी बोलते हैं जिसको, इसका आकार त्रिकोण है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसी सतोपंथ से अलकनंदा का उद्गम होता है। तो संत जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, अलक निरंजन। तो अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सतोपंथ ताल से होता है। फिर यदि आपसे पूछे लोकपाल या हेमकुंड झील कहाँ है, ये भी आपके चमोली में, जो 7 पर्वतों से घिरी है। गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली भी किसको बोला जाता है, लोकपाल झील है, जो हेमकुंड के नाम से भी फेमस है, 7 पर्वतों से घिरी है। आचरी व लिंगताल फूलों की घाटी के मध्य है, आचरी व लिंगताल। तो आचरी और लिंगताल कहाँ है, चमोली में है। चमोली कहाँ है, फूलों की घाटी, ये भी यहीं स्थित है चमोली में। काकभूषणी ताल आपका हाथी पर्वत जो जोशीमठ है वहाँ पर देखने को मिलता है। और आपसे पूछा था उसने कि जो भेकल ताल है, कौन सा, भेकल ताल, भेकल ताल कहाँ है, चमोली में है। भेकल ताल कहाँ है, चमोली में। यदि आपसे पूछे भेकताल, भेकताल कहाँ पर है, तो भेकताल कहाँ पर है आपका, ये आपको कमेंट करके बताना है कि भेकताल कहाँ है। भेकल ताल तो चमोली में है, आपको भेकताल कमेंट करके बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो फिर इसी टाइप से हम किसी भी पेपर को फॉरेस्ट गार्ड में जो हो चुके हैं क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे, ऐसे ही इसके फैक्ट्स को नीचे उसके डिस्क्रिप्शन में लेकर आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।